नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th की सिविक्स के चैप्टर नंबर 6 दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज के हम लोग सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग बेसिकली स्टेट पार्टीज के बारे में समझेंगे, चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये मेजर 3 ब्रॉड टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर देख सकते हैं पार्ट 1 में, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, उसकी नेसेसिटी क्यों है, फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम डिस्कस किया था। और जो हमारे नेशनल लेवल की पार्टीज है इंडिया में प्रेजेंटली, उन सब के बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और इस पार्ट से ही हम लोग ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे और हमारा जो पॉलिटी का सिलेबस है फॉर सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो 7th चैप्टर है वो एग्जाम्स में नहीं आएंगे, बाकी 2 चैप्टर्स थे वो एग्जाम्स में नहीं आएंगे, तो यही आएगा। तो इस तरह से हमारा ये पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे स्टेट पार्टीज के बारे में। तो नेशनल पार्टीज में जैसे हम लोग ने पढ़ा कि वो नेशनल लेवल पे करती है। स्टेट पार्टीज या उसको रीजनल पार्टीज, प्रोविंशियल पार्टीज भी कह सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इंडिया में हम लोग स्टेट पार्टी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली रीजनल पार्टीज एंड देयर प्रेजेंस इज लिमिटेड टू 1 और 2 स्टेट्स, है ना। ये ऐसे बहुत सारे पार्टीज है जो जिनका जो प्रेजेंस है सिर्फ एक ही स्टेट में है। ऐसे बहुत सारे स्टेट पार्टीज है जिनका प्रेजेंस जो है 2 से अधिक स्टेट्स में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नाम क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। सो द स्टेट पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फेडरल स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल है। साथ ही साथ में कुछ फीचर्स यूनिटरी का भी है ना, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, फेडरल भी है। तो फेडरलिज्म को और मजबूती कौन देता है, तो ये स्टेट पार्टीज। ठीक है, क्योंकि स्टेट पार्टीज में क्या होता है, जो पावर है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहता है। पावर जो है डिसेंट्रलाइज हो जाता है ना। तो स्टेट पार्टीज के हाथ में भी बहुत सारे पावर्स आते हैं। और जितने भी स्टेट लिस्ट है ना, उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे, जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, ये सब कौन, स्टेट पार्टीज ही, स्टेट गवर्नमेंट ही डील करते हैं ना। तो help in the important role in federal structure by highlighting regional issues and demanding power sharing। ठीक है, जिसी को ही हम लोग ने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर द इम्पोर्टेंस हैज इंक्रीज्ड, है ना। कुछ मतलब डिकेड्स है, 2-3 डिकेड्स पहले स्टेट पार्टीज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हुआ करता था। जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 और लगभग 1990 तक, जब तक एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे, तो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो नेशनल पार्टीज हुआ करती थी, वो बहुत बहुत स्ट्रांग होती थी और स्टेट पार्टीज का बहुत ही कम रोल हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे पिछले 2-3 दशक से स्टेट पार्टीज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दे विन 1 और 2 सीट्स इन द लोकसभा, है ना, लोकसभा सीट्स वो जीत जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, तो नेशनल पार्टी को उनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है, उनके साथ कोalition गवर्नमेंट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि मेजोरिटी वो भी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली एक अलायंस फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी अभी तक गवर्नमेंट रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कोalition गवर्नमेंट ही रन हुई है। पिछले 2 दशक से ही देखा जा रहा है कि बीजेपी रूल कर रही है और 2019 से बीजेपी सिंगल हैंडेडली एक कंट्री को रन कर रही है। ठीक है, लेकिन वो भी फिर भी अभी भी अलायंस में है, एनडीए जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो इंडिया में आज के टाइम पे टोटल कहा जाता है कि 56 स्टेट पार्टीज हैं, सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के मिलाकर 56 स्टेट पार्टीज है, जिसमें एनसीईआरटी बुक में प्रोमिनेंटली इन सब के नाम दिए गए हैं, इसीलिए मैं इंक्लूड किया हूँ। बीजू जनता दल, ये कहाँ की है, तो ये ओडिशा की है। मिजो नेशनल फ्रंट, ये ऑब्वियसली मिजोरम की है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सिक्किम की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो 2014 में जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो तेलंगाना राष्ट्र समिति बनी थी। तो ये सब क्या है, स्टेट पार्टीज, इनका प्रेजेंस जो है मेनली उन्हीं के स्टेट में ज्यादा है। ठीक है, कुछ हद तक नेबरिंग स्टेट में हो सकती है, लेकिन मोर और लेस
उन्हीं स्टेट में ही रहती हैं, ठीक है। तो स्टेट पार्टीज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर एस पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट अ स्टेटस ऑफ स्टेट पार्टी, ठीक है। तो जो स्टेटस है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो, दोनों को रिकॉग्नाइजेशन कौन देता है, रजिस्टर्ड किसके पास करना होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, तभी जाके आप एक रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी बन सकेंगे और इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्राइटेरिया है कि अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, है ना। जो विधानसभा का इलेक्शन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहा जाता है, हर स्टेट में जो विधानसभा होता है उसमें एटलीस्ट 6% ऑफ द जो टोटल वोट्स है उनका 6% उनको मिलना चाहिए, या फिर शुड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों में से होना चाहिए, तभी जाके उनको स्टेट पार्टीज का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। हायर क्लासेस में आप और भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्लास 10 तक बस इतना ही बेसिक जान के रखना है, ठीक है। नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के लिए दोनों ही पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है आपके बुक में, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम होती है, ठीक है। मेनली असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हुआ होता है। जैसे कि एनसीईआरटी में जितनी भी लाइंस दी गई हैं, सारी ही लाइंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में सब एनसीईआरटी से ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ आएगा। हाँ, थोड़ी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स जरूर होंगे, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी बुक है उसको गो थ्रू करना होगा। क्वेश्चन आंसर याद करने से बेस्ट मेथड होगा, वो याद करने से आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर वही टॉपिक्स का याद रहेंगे, लेकिन अगर आपको चैप्टर समझ आया होगा, लाइन बाय लाइन गो थ्रू कीजिए और समझिए, तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि असर्शन में दिया जा सकता है कि सिंस 1996 वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one of the other national level coalition government, है ना। तो सिंस 1996 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हुआ करती थी, 1996 के बाद से ही वन मतलब हर स्टेट पार्टीज को कभी ना कभी चांस मिला है नेशनल लेवल कोalition गवर्नमेंट के साथ में काम करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है नहीं है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर इसीलिए ये क्या शो कर रहा है, तो जो हमारा स्टेट पार्टीज का राइज हुआ, स्टेट पार्टीज फेडरलिज्म का स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। तो दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, ये रीजन है। तो असर्शन रीजनिंग में इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए, दैट इज असर्शन और रीजन बोथ आर सेम, मतलब करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट फॉर द असर्शन, है ना। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ना आप सॉल्व कैसे करेंगे, जब तक आप हर लाइन चैप्टर का लाइन बाय लाइन नहीं समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझना, ठीक है। तो मैं सब कुछ मेन मेन टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। और मैं एक फाइनल वीडियो भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सिमिलरली मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग तरह से मैं एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाला बहुत जल्दी, जब तक हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आप मैप के थ्रू देख सकते हैं कि रीजनल जो हमारी पार्टीज हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि कुछ कुछ जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो सब पार्टी को तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ हद तक आप अगर रख सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। फिर पंजाब रीजन में आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिरोमणि अकाली दल, सैड पार्टी, ठीक है, इंडियन नेशनल लोक दल। फिर जो भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कम से कम उस स्टेट का तो आपको याद रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश का लोग, अ, ठीक है, बीएसपी जो है उत्तर प्रदेश का, बासपा, ये सब जो है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल। फिर वेस्ट बंगाल में है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम। फिर आसाम रीजन में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत सारे अलग अलग पार्टीज हैं, ठीक है। तो ये सब पार्टीज आप अगर मैप में अच्छे से दिया ही हुआ है, आपको बुक में भी आपको मिल जाएगा। बस अगर आप अपने ही स्टेट के जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको अगर पूरा याद है या जानते हैं तो वो बेटर है, लेकिन इसको बाय हार्ट लर्न करना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना हो सके आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के,
ठीक है। तो सिंस पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द डेमोक्रेसी, मैंने पहले ही पार्ट में बताया था कि जब भी हम लोग डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आता है दिमाग में, फिर पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में हम लोग याद करते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, द पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द डेमोक्रेसी, हेंस द फेस क्रिटिसिज्म ओवर मिसकंडक्ट एंड मैल प्रैक्टिसेस इन डेमोक्रेसी, है ना। तो जब भी वो कुछ अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे या नहीं काम करेंगे तो ऑब्वियसली उन पे ही क्रिटिसिज्म होगा, मिसकंडक्ट होगा, अगर कोई मिसकंडक्ट करते हैं, माल प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस करते हैं, करप्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब कुछ पार्टीज के ऊपर ही क्रिटिसाइज किया जाएगा, है ना। और उनके जो लीडर्स उनको उनको ही क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो पॉपुलर डिसैटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज highlighted the following four major problems, ठीक है, that the political parties need to overcome to maintain their effectiveness in the democracy। तो फोर चैलेंजेस, बहुत बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं लेकिन चार इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी जो है, वो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जैसे इस कार्टून में आप देख सकते हैं, ये कार्टून जो है वो इटली से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मेन एक लीडर हो होता है, कोई भी एक पार्टी में एक लीडर होता है, वो बहुत ज्यादा सुप्रीम होता है। ठीक है, और वो सबको, बाकी जो लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, उनको बस कठपुतली की तरह उसको नचाते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जहाँ पर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं किसी भी पार्टीज को बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो मेंबर्स हैं उनको अपने मर्जी से रखते हैं, हटा देते हैं, टिकट देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टीज में। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ड्यू 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 टू द डिसीजन विद इन द पार्टीज टेकन बाय फ्यू इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, है ना। हर पार्टी में ही होगा। पार्टीज डू नॉट कंडक्ट रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस, है ना। कि पार्टी का लीडर कौन होगा, पार्टी का अलग अलग डिपार्टमेंट्स कौन लीड करेगा, स्पोक्स पर्सन कौन होगा, ये सब कौन होगा, अगर जब तक रेगुलर इलेक्शन नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पार्टी पोस्ट, पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, है ना। वो बहुत लोग रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करते हैं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं। नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स रेगुलरली, और पार्टी मीटिंग भी रेगुलरली होल्ड करना ज़रूरी होता है कि पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। क्योंकि पार्टी अगर स्ट्रांग रहेगी इंटरनली तभी जाके हमारा कंट्री जो है वो स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, अगर पार्टी के अंदर ही फूट पड़ जाएगी तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स होने लगेगा, और पॉलिटिक्स होगा तो कंट्री या कोई भी स्टेट, वो तो उसका कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑर्डिनरी मेंबर्स डोंट गेट टू नो व्हाट हैपेंस एट द पार्टी, है ना। और साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती है। जो लोग, जो आम इंसान है, जिस पार्टी को वोट देकर वो जितवाए हैं इलेक्शन, उनको भी पता नहीं चलता है कि पार्टी में क्या चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहला चैलेंज है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड चैलेंज जो है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन। हाँ, ये बहुत सालों तक चला आ रहा है इंडिया में। कुछ हद तक अब कम हुआ है ज़रूर, लेकिन होता आ रहा है। सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे ही कंट्रीज में आपको नज़र आ जाएँगे कि ऐसा होता आ रहा है। ठीक है? तो दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट प्रॉब्लम इटसेल्फ, है ना? कि इन दिस द टॉप पोस्ट एंड द टॉप डिसीजन आर टेकन बाय द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। ठीक है? तो आप इस कार्टून से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये किस फैमिली के बारे में कहा जा रहा है। और जो भी एक पर्टिकुलर फैमिली वही पूरे कंट्री को रन करती है बहुत सालों तक। स्पेशली इंडिया में 70 सालों तक हम लोग एक पर्टिकुलर फैमिली ही रूल करते आ रही है। इंडिया के साथ-साथ ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, जहाँ पर ऐसा ही चलते आ रहा है। ठीक है? डायनास्टिक सक्सेशन, जिसको आप लोग आम भाषा में हम लोग बहुत बार डिस्कस भी करते हैं नेपोटिज़्म के बारे में, है ना? तो एनी पर्सन हू हैज़ अ क्लोज़ रिलेशनशिप विद दैट फैमिली गेट अ एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द पार्टी टिकट ड्यूरिंग द इलेक्शंस, है ना? जो भी क्लोज़ रिलेशन होगा उन पार्टी से, उनको आराम से टिकट मिल जाएगा, भले ही वो कैपेबल ना हो, है ना? वो प्रोमो और दिस लेड टू द प्रमोशन ऑफ क्या, इनएक्सपीरियंस्ड एंड इनकेपेबल कैंडिडेट्स ओवर केपेबल वन। इसी को ही कहा जाता है ना नेपोटिज्म, कि वो काबिल नहीं है फिर भी हम लोग उसको चांस दे रहे हैं, उसी को बार बार ला रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कार्टून से ही आपको समझ आ जाएगा किसकी बात की जा रही है। तो in this case, ordinary members never get a chance to rise to a higher post within the party in a transparent manner। ठीक है, तो जो एक सचमुच का इलेक्शन लड़ना चाहता है, सुधार लाना चाहता है, उसको मौका ही नहीं मिलता है।
ठीक है, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी चापलूसी करनी पड़ेगी, तभी जाके हायर पोस्ट तक आप पहुंच सकेंगे। ठीक है, इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो अच्छे काम करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉब्लम है, डायनेस्टिक सक्सेशन, परिवारवाद जिसको कहा जाता है। थर्ड हमारा जो प्रॉब्लम है, बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी, मसल एंड पावर। है ना, पैसा, पावर और ताकत, है ना? तो ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये मेनली होता है इलेक्शन के समय में। ये तीनों जो चीज़ है, पैसा, मनी, मनी, मसल पावर, ये तीनों इलेक्शन के समय में बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, एज पार्टीज उनका मेन मकसद होता है कि किसी भी तरह से हम लोग इलेक्शन जीते, है ना? सो दे गिव टिकट्स टू द रिच एंड पावरफुल पीपल ऑफ द एरिया so that they can win election easily with the help of money and by threatening people। तो ऐसा बहुत बार होता है कि पार्टीज ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट्स दे देते हैं जो जिन पर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, क्राइम किए हुए होते हैं, करप्शन किए होते हैं, फिर भी उनको दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास इन्फ्लुएंशियल पावर्स है, बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे दिया जाता है। आप अभी देख सकते हैं, जो हमारे जो रेसलर और जो WFI ब्रिजभूषण वाला केस है, उसमें भी वैसा ही किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन उसके पे भी ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है। मीडिया में कभी आता है, कभी नहीं आता है। मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया भी कुछ हद तक देखा जाए तो वो किसी ना किसी पार्टी का साइड लेता है। कोई भी आपको एक इम्पार्शियल तरीके से कोई भी मीडिया कवरेज नहीं किया जाता इंडिया में स्पेशली। ठीक है, इसीलिए जो हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हम लोग बहुत पीछे आते हैं। कारण ही वही है। बिग कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो डोनेट a huge sum of money to the party fund so that the party wins। है ना? तो जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या करते हैं जब इलेक्शन का समय आता है, ब्लैक मनी जो है, ठीक है, तो एकदम वो पार्टीज को देते रहता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, आराम से इलेक्शन जीत जाते हैं। स्पेशली ये कहाँ होता है, तो बहुत सारे जो देहात एरिया है, गांव एरिया, वहां पर क्या किया जाता है, इलेक्शन से पहले हर घर में 1000 रुपया, 2000 रुपया ऐसे भेज दिया जाता है। फिर उनको अच्छा अच्छा खाना और शराब वराब भेज दिया जाता है ताकि उनको वोट आराम से मिल सके। और जैसे ही इलेक्शन खत्म और उसके बाद कभी दिखते नहीं है। ऐसा बहुत जगह होता है इंडिया में। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, तो जिनके पास पैसा है, मसल है, पावर, यही सब कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, हमारा ही पॉलिटिक्स, हमारा खुद का नुकसान है। हम लोग 2000 रुपये लेकर अपना ही भविष्य खराब में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरा एक चैलेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा लूप होल है वो हम आम पब्लिक का ही है। ठीक है, तीसरा ये पॉइंट था। चौथा जो है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है कि दे तो वोट दे तो किसको दे। ठीक है, अगर हमारे पास चार ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ए मान लेते हैं क्रिमिनल है, मर्डरर है, बी कोई रेपिस्ट है, या सी एक करप्शन किया हुआ है, डी अच्छा तो है लेकिन उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो पता नहीं अच्छा कार्य करेगा या नहीं। तो हमारे पास कोई मीनिंगफुल, हमारे पास चॉइस ही नहीं बचता है। ठीक है, तो नाउअडेज देयर इज अ डिक्लाइन इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द पार्टी। पहले हुआ करता था कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस लगभग समाप्त हो चुके हैं। सब पार्टीज का लगभग सेम ही फंडामेंटल प्रिंसिपल बन चुका है ना? बहुत टाइम, जब जब भी इलेक्शन आएगा आपको नेशनलिज्म के बारे में बात की जाएगी, टेररिज्म की बात की जाएगी, पाकिस्तान का इशू उठाया जाएगा। ये सब कॉमन चीज चलते रहता है ना? हिंदुत्व जो किया जाता है, हिंदुत्व, पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म, ऐसे ऐसे टर्म्स आप न्यूज में जरूर सुनते होंगे। ऑल्सो सम पॉलिटिकल लीडर्स कीप चेंजिंग देयर पार्टी, हेंस इट डजंट गिव अ क्लियर आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशंस। है ना? ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो पॉलिटिकल लीडर जो पार्टी स्विच करते रहते हैं, स्वैप करते रहते हैं। है ना? तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल जो है, हमारे जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार। वो एक पार्टी, एक बार इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, एक बार उस पार्टी को, बस वो पिछले 20-25 सालों से पावर में तो है, लेकिन वो स्विच करते आ रहे हैं पावर, जिन जहां पर उनको फायदा नजर आता है वो चल जाते हैं। उनका कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल ओपिनियन नहीं है, फंडामेंटल ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम लोग जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं और जिता रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उस पार्टी को छोड़ रहे हैं, फिर दूसरा पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। फिर किसका नुकसान हो रहा है? ऑब्वियसली पब्लिक, आम इंसान का नुकसान हो रहा है। फिर जो वोट देने वाले हैं, वोटर्स, उनको भी लगेगा हम लोग वोट दे रहे हैं, कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा है।
ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल द पार्टीज आर इन्वॉल्व इन करप्शन एंड इन प्रैक्टिसेस। न्यूज में आपको सुनाई देते होगा कि कोई ना कोई पार्टी कोई करप्शन किया है, 2G स्कैम, कोल स्कैम, कितने सारे स्कैम्स हो चुके हैं, है ना। बहुत सारे उस पर मूवीज, वेब सीरीज बन चुकी है। ठीक है। तो ये सब हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है। ठीक है। तो दिस ऑल फैक्टर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस अवेलेबल टू द पीपल। ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो पॉलिटिक्स है और जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि पॉलिटिक्स है ही, कोई भी अगर अच्छा भी आदमी आएगा तो वो करप्शन करेगा, इल प्रैक्टिसेस करेगा। तो ये मेजर 4 चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं पार्टीज में। तो द ऑल्टरनेटिव टू वन पॉलिटिकल पार्टी इज अनदर पॉलिटिकल पार्टी। यही है ना हमारे पास ऑप्शन कि वोट तो देना ही है, इसको दे तो उसको दे। अब हम लोग चॉइस देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा कम क्राइम किया है। हम लोग बस वही देखते हैं, क्राइम तो दोनों ही किया है, लेकिन अगर ए ने कम किया तो इसको दे दो। ठीक है। या फिर अगर ए हमारे जात का है तो इसको दे दो। मेनली इसी बेसिस पे वोट दिया जाता है। तो ये गलत हुआ होता है। ठीक है। तो बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन ऑल पार्टीज गेट इन्वॉल्व्ड इन मैल प्रैक्टिसेस। अगर सारे ही ऐसे ही है तो किसको वोट देंगे। तो हमें रिफॉर्म्स की बहुत बहुत जरूरत है। ठीक है। ताकि अगर रिफॉर्म्स नहीं आएगा तो हमारा जो डेमोक्रेसी है, पूरा गवर्नमेंट ही चला जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। फिर कोई भी दूसरा कंट्री हमें आराम से तोड़ देगा और हमारा 10 से ज्यादा टुकड़ा हो जाएंगे, है ना। तो इसमें रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहला है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ताकि एंटी डिफेक्शन लॉज लाया जा सके। और एंटी डिफेक्शन लॉ किसके लिए था? तो प्रिवेंट द डिफेक्शन ऑफ लीडर्स इन ग्रीड ऑफ कैश और मिनिस्टीरियल पोस्ट। जो मैंने कहा था कि एक पार्टी को छोड़ देना और दूसरे अपने जो राइवलरी पार्टी है उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ क्या उनको लालच मिलता है, पैसा मिल जाएगा, मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिल जाएगा, आप इस पार्टी को छोड़ दीजिए। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए बनाया गया है। द डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स हिज करंट पार्टी फ्रॉम विच ही गॉट इलेक्टेड एंड जॉइन्स ए राइवल पार्टी। इसी को ही कहा जाता है डिफेक्शन। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, as per the new law, if an elected representative involves in defection, his candidature from the house will be dismissed। उसको हटा दिया जाएगा, वो एक नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है एंटी डिफेक्शन लॉ लाना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस तरह से रिफॉर्म्स लाने में हेल्प करता है, या क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, या रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर सेकंड इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैंडेटेड एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट एन इलेक्शन टू गिव एन एफिडेविट ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। ठीक है। इलेक्शन से पहले क्या होता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या सोशल मीडिया वेबसाइट पे कि कौन कौन पॉलिटिकल लीडर के पास कौन से कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा है, किस पार्टी से लड़ रहा है, उसके प्रॉपर्टी कितने हैं, बैलेंसेस कितने हैं, क्रिमिनल चार्जेस है या नहीं, वो सब कुछ दिया जाता है। लेकिन जो एफिडेविट लीडर्स लोग डालते हैं, क्या वो सच होता है 100%? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होता। बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं वो अपने नौकर के नाम पे कर देते हैं, अपने किसी कुत्ते के नाम पे कर दे रहे हैं, किसी भैंस के नाम पे कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है। तो वो सच नहीं बोलते हैं। तो इसमें भी रिफॉर्म्स ये किया तो गया है, ठीक, लेकिन इसको और इसको पब्लिक करना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो दिस हैज़ बीन डन टू रिड्यूस द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मसल एंड मनी इन द पॉलिटिक्स। फिर भी पॉलिटिक्स में मसल मनी तो इन्वॉल्व हो ही रहा है ना। तो ये लूप होल अभी भी है, लेकिन रिफॉर्म्स जो किया गया ठीक है, अच्छा है। लेकिन इसके जो लूप होल्स उसको बंद करना ज़रूरी है। थर्ड है हमारा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टीज टू होल्ड इंटरनल इलेक्शन एंड फाइल इनकम टैक्स। है ना। कि इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली कंडक्ट किया जाए, इनकम टैक्स जो है जो पार्टी का है उसको भी फाइल किया जाए कि कितना फंड आ रहा है, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन इंस्टीट्यूशन कितना पैसा दे रहा है, वो सब कुछ ये इलेक्शन कमीशन में मैंडेटरी किया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें भी लूप होल्स है। जो पैसा वैसा आता है वो क्या करते हैं, वो कैश में आता है। ठीक है। तो कैश में आएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कभी भी, है ना। तो और रेगुलर इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को कैसे ही पता चलेगा। तो इसमें भी लूप होल्स है। रिफॉर्म्स लाए गए हैं, लेकिन ये रिफॉर्म्स जो है फुल प्रूफ प्लान नहीं है। ठीक है। तो बिसाइड द अबव स्टेप्स सम सजेशंस आर मेड टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। और रिफॉर्म सजेशंस दिए जा रहे हैं जिससे रिफॉर्म्स और भी लाया जा सकता है। जैसे कि a law should be made to regulate the internal affairs of the parties,
एक पर्टिकुलर लॉ ही बना दिया जाए जो कि इंटरनल अफेयर्स जो भी अलग अलग पार्टी से उनको ट्रांसपेरेंसी मिल सके, लोगों को पता चल सके कि उसके पार्टी में क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो ये एक लॉ बनाया जाए, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे राजी नहीं हुई है। ठीक है, तो every party should have a regular register of members, follow its own constitution and have a independent authority to resolve dispute within the party, है ना? क्योंकि पार्टीज के अंदर भी डिस्प्यूट होते हैं बहुत बार, और उसके कारण स्प्लिट भी हो जाता है। तो अगर इंडिपेंडेंट एक ऑथोरिटी रहेगी तो वो डिस्प्यूट्स को भी, इंटरनल डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व कर सकता है। इससे भी पार्टी जो है स्ट्रांग बन सकती है। ठीक है, सजेशंस तो है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करेगा तब ना। फिर इट शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी पार्टी टू गिव वन थर्ड ऑफ द टिकट्स टू द वेमेन कैंडिडेट। हाँ, इस पे काम जरूर किया जा रहा है, रिजर्वेशंस जो है वन थर्ड ऑफ द टिकट जो है वीमेन कैंडिडेट को दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी लूप होल है। जैसे कि आपने देखा होगा पंचायत वेब सीरीज, या फिर मेरे ही गांव में ऐसा होता है कि जो हमारे सरपंच है गांव के, वो ऑन द पेपर तो एक लेडीज है। ठीक है, उनका नाम उषा देवी है, और जो एक्चुअल में जो काम करते हैं उनके हस्बैंड काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे, ऐसे हजारों गांव है जहां पर ऐसा होता है। ऑफिशियल पेपर पे तो विमेन है, लेकिन एक्चुअल में काम कोई दूसरा कोई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सजेशंस तो है, अच्छा है। तो लेकिन अगर हम लोग फीमेल्स को, अगर हम लोग सब कुछ फरोज कर देंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। फीमेल्स को पॉलिटिक्स मारना पड़ेगा, उनको वो पोजीशन अर्न करना पड़ेगा, फिर जाकर ही होगा। अब हम लोग उनको थाली में परोस कर दे देंगे सीट, तो उससे कुछ नहीं होगा, उनको आता ही नहीं है पॉलिटिक्स, फिर क्या करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वुमेन्स भी अब पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देयर शुड आल्सो बी कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। ठीक है, फिर शुरू से ही हमारे कंट्री में वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप इंदिरा गांधी का नाम ले लीजिए, या फिर सोनिया गांधी, बहुत सारे ऐसे ऐसे फीमेल लीडर्स हैं जो बहुत अच्छे काम किए हैं शुरू से ही। भले ही हम लोग उतना डेवलप नहीं है आज तक, आप कंपेयर कर सकते हैं कि यूएसए इतना सारा इतना डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन आज तक उसका कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमारे कंट्री में तो ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत पहले ही हमारा फीमेल प्रेसिडेंट बन चुका है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। ठीक है, फिर तीसरा सजेशन ये है कि देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन मतलब क्या, गवर्नमेंट से ही सारा जो है फंड किया जाएगा हर पार्टीज को। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अब क्या होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशर ग्रुप जो है वो बहुत सारा फंड दे देते हैं ब्लैक मनी में, तो पता नहीं चलता। तो अगर स्टेट फंड करेगा, कंट्री का जो गवर्नमेंट का फाइनेंस है वहां से अगर फंडिंग होगी, तो पता चल सकता है कि दिस मीन्स दैट एवरी पार्टी वुड बी प्रोवाइडेड रिसोर्सेज और कैश इक्वली बाय द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट से फंडिंग मिलेगी तो, और इक्वली मिलेगी तो सही रहेगा। ठीक है, दिस वुड हेल्प इन प्रिवेंटिंग ह्यूज सम्स ऑफ मनी स्पेंट बाय लार्ज पार्टीज टू विन इलेक्शन। ठीक है, तो जो बड़े बड़े पार्टीज हो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं प्रमोशन में, कैंपेनिंग में, पोस्टर्स वगैरह में। आप देख सकते हैं एड्स वगैरह में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, जिसका पैसा है, और ऑब्वियसली जितना प्रमोशन होगा उतना ही आम पब्लिक के पास जाएगा, और वो ऑब्वियसली इलेक्शन जीतेगा, है ना। तो ये भी एक सजेशन है, इसको भी ठीक करना जरूरी है कि स्टेट की फंडिंग अगर होगी गवर्नमेंट के थ्रू और इक्वल होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो ऑब्वियसली बेटरमेंट होगा पॉलिटिकल पार्टीज का। Although the above suggestions would reform political parties, it is not possible if political parties don't wish to implement it, है ना। तो सजेशंस तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगी तो क्या फायदा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास कुछ और भी चॉइसेस हैं, जैसे हम लोग रिफॉर्म्स ला सकते हैं। सबसे पहला है वो है, people can put pressure on the political parties to adopt reforms through petitions, publicity and agitations। हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, petitions फाइल कर सकते हैं के कोर्ट में, पब्लिसिटी से अवेयरनेस लाकर कि हाँ कोई पॉलिटिकल पार्टीज अगर सही तरह से काम नहीं कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो हम लोग जो भी आम इंसान है, आम आदमी है, वो सब मिलकर प्रेशर डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो 3 फार्म बिल्स आए थे, फार्मर्स का इतना सारा प्रेशर था का, इसीलिए गवर्नमेंट को वो तीनों फार्म बिल लेना पड़ा था। ठीक है, तो अगर हम लोग इकट्ठा हो जाए, पब्लिक अगर इकट्ठा हो जाए, तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं और उस रिफॉर्म्स ला भी सकते हैं। ठीक है, इफ पार्टीज वुड फील दे वुड लूज सपोर्ट इफ दे डू नॉट अडॉप्ट रिफॉर्म्स, दे विल स्टार्ट टेकिंग रिफॉर्म सीरियसली, है ना। तो हम लोग को बहुत सजग रहना पड़ेगा, हम लोग को पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और फेक न्यूज से बचकर रहना चाहिए।
क्योंकि आज के टाइम पे सब कुछ फेक न्यूज़ ही चल रहा है। जितना भी है वो सब बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हो गए या मीडिया चैनल्स हो गए, वो फेक न्यूज़ फैला-फैला कर पैसा कमा रहे हैं। ठीक है? सेकंड जो है, सेकंड पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड इफ दोज हु वांट रिफॉर्म जॉइन पॉलिटिक्स। ठीक है, जो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, जो देश में सुधार लाना चाहते हैं, उनको पॉलिटिक्स में एंटर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके सुधार हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वैसे बहुत सारे लोग आए तो हैं, लेकिन वो फिर वही करप्शन करने लग जाते हैं, है ना? तो पॉलिटिक्स, इसीलिए पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, है ना? कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन कितना है किस कंट्री में, तो उस पर डिपेंड करता है। आप बहुत एक बेस्ट एग्जांपल है न्यूजीलैंड का, जो न्यूजीलैंड एक कंट्री है, वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको जकिंडा आर्डन जो थी, उनको पता था कि मैं बहुत यंग थी, वो 40 के आसपास उनकी एज थी। उनको पता था कि मैं और काम नहीं कर सकती हूँ। उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था, वो अपना पोस्ट खाली कर देती है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है क्या कि कोई कैपेबल नहीं है, फिर भी वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी अपना पावर जो है छोड़ना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई भी फील्ड में देख लीजिए। जो भी पावर है वो कोई भी एक बार जिसको मिल जाता है वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो ऑब्वियसली इंडिया या कोई भी कंट्री, कोई भी इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है? सो द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी रिजॉल्व बाय बेटर पॉलिसीज। पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सके, तभी हमारा जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो सकता है। और जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज की, जैसे फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, इन सब जैसी कंट्रीज की जो डेमोक्रेसी है, उसके तरह हमारी भी एक डेमोक्रेटिक बन सकती है। हमारी डेमोक्रेसी तो है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे लूप होल्स है। हाँ, मानते हैं कि इंडिया में जो इश्यूज है, कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज। बट हम लोग इसको रिजॉल्व किया जा सकता है अगर इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, इस पे बात की जाए, और स्पेशली स्टूडेंट लेवल पे स्कूल से ही अगर सिखाया जाए इन सब बारे में, और बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस लाया जाए, तो ऑब्वियसली हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ज़्यादा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।